वर्णमाला की आज हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि वर्णमाला के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मिस्त्री मकान बनाता है तो उसके लिए वो उसको ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंटों को ही वो सजा संवार कर जो है ठीक तरीके से व्यवस्थित तरीके से सार काट कर उनको रखता है और रखता जाता है और दीवार तैयार हो जाती है। दीवारों के ऊपर जो है छत आती है और इस प्रकार से घर बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी जब लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको वर्णों की जरूरत पड़ती है। वो चाहे कोई भी भाषा लिखें, आपको सभी भाषाओं में वर्णों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमाइज्ड। ये नहीं है कि बिखरे पड़े हों, कुछ इधर हों कुछ उधर हों, स्वर कहीं हों व्यंजन कहीं हों, बिखरे मिले पड़े हों आपस में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको पता है कि हिंदी की वर्णमाला की विशेषता क्या है? स्वर अलग हैं और व्यंजन अलग हैं। लेकिन इंग्लिश में यदि हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आपके स्वर और व्यंजन मिक्स्ड आते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आप देखेंगे कि जो स्वर हैं उनके वो ए से शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू। इस प्रकार से 5 जो उनके स्वर हैं वो बिखरे पड़े हैं। पहला उनका स्वर है 26 में से, उसके बाद फिर 5वां है शायद, फिर उसके बाद 9वां है, उसके बाद 15वां है और उसके बाद फिर एट लास्ट 21वां। इस प्रकार से 5 जो उनके स्वर हैं वो 26 जो उनके कुल वर्ण हैं उनके बीच में बिखरे पड़े हैं। लेकिन हिंदी के जो वर्ण हैं, उन वर्णों की जो वर्णमाला है उनमें पहले स्वर आते हैं और स्वरों के बाद फिर व्यंजन आते हैं। हम स्वरों की बात करते हैं। सबसे पहले अ। उच्चारण आपका सही होना चाहिए, उसकी जो है वर्तनी सही होनी चाहिए, उसकी बनावट सही है। बनावट सही होगी तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा लिख पाएंगे, आपका हस्तलेख अच्छा होगा, आपकी लिखाई अच्छी होगी। अ आ ई ए आ ई। देखिए, भ्रांति रहती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेज में समझाने के लिए कि ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। न तो ये छोटी ई है, न ही ये बड़ी ई है। ठीक है, बल्कि इनके उच्चारण में भेद है, उच्चारण में अंतर है। उच्चारण करते समय इसमें हमारे मुख से श्वास कम निकलती है, इसमें श्वास ज्यादा निकलती है। इसी प्रकार से इसमें कम, इसमें ज्यादा। तो अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से कुल स्वर हो गए हमारे 11 स्वर हैं। तो 11 स्वरों के बाद हम बात आगे यदि बढ़ाते हैं तो फिर अंग और अह, अंग और अह, दो ये अयोगवा हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ पुस्तकों में कहीं इनको स्वरों में शामिल कर देते हैं तो कहीं इनको व्यंजनों में शामिल कर देते हैं। हकीकत ये है कि ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। लेकिन यदि आपको चलना पड़े इंग्लिश की तरह, तो इंग्लिश की तरह चलने के लिए आपको सीधी बात करनी चाहिए। और सीधी बात का मतलब ये होता है कि आप वहां बताएंगे कि हमारे पास 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। इस प्रकार से हमारे पास कुल 44 वर्ण हैं यदि इंग्लिश की तरह चलते हैं। और बाकी जोड़ तोड़ यदि हम रखते हैं अपनी वर्णमाला को, अपनी भाषा को ज़्यादा परिनिष्ठित बनाने के लिए, ज़्यादा जो है उसको प्रांजल बनाने के लिए, तो फिर हमें बाकी वर्णों की भी बात करनी पड़ती है। तो यदि हम सीधी बात करेंगे तो 11 हमारे स्वर और 33 हमारे व्यंजन, कुल हो गए हमारे 44। तो हम बात कर रहे थे अयोगवा की। अयोगवा जो है ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसके साथ ही जो है एक और वर्ण की हम बात करते हैं और वो क्या है हमारा अ। ये देखिए, ना तो ये आ है और ना ही ये ओ है, बल्कि इनके बीच की एक ध्वनि है। ये है बीच की ध्वनि। और ये बीच की ध्वनि कहाँ से आई है? ये देखिए, हमारी जो भाषा है उसकी लिपि आपको पता है देवनागरी है। और देवनागरी की विशेषता ये है कि यह बाकी जो भाषाएं हैं, वो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी हम देवनागरी लिपि में, यानी कि रोमन लिपि को हम लिख लेते हैं देवनागरी में। यानी कि जैसे आपका शब्द डॉक्टर है, कॉलेज है, नॉलेज है, तो इनको हम ये क्या है, दिस इज रोमन। और यदि हम इस डॉक्टर को हिंदी में लिखेंगे, यानी कि देवनागरी में लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि ये क्या है, ड में जो लगा है, यानी कि ये ना तो डॉक्टर, ये क्या है, ड में जो लगा है, यानी कि ये ना तो डॉक्टर है ना ही ये डॉक्टर है। डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। यानी कि आप इसको डॉक्टर कह देंगे तो गलत लगेगा, डॉक्टर कह देंगे तो भी गलत लगेगा, तो हमें इसको डॉक्टर कहना पड़ता है। ऐसे ही कॉलेज,
कॉलेज, कॉलेज नहीं और कॉलेज भी नहीं, क्या, कॉलेज, नॉलेज। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये हमारा एक आगत स्वर है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आ के ऊपर चंद्र लगा हुआ है, चंद्र लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, बिंदु नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र के बारे में कि किसमें क्या अंतर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों में देखिए आप सबसे पहले क, देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है, लगभग याद तो होती है आपको वर्णमाला, लेकिन वर्ग कहाँ कौन सा आता है ये, और साथ में इनकी बनावट, ये दिक्कत हो जाती है। पहले क, फिर ख, फिर ग, फिर घ और फिर ंग, ंग। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको परेशान करता है। इसका उच्चारण हम कैसे करें, देखिए दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, लगभग लगभग ग के ऊपर आप चंद्र बिंदु और यू कैन से अनुनासिक आप लगा लें, ग ग ग, ऐसा जो है इसका उच्चारण रहता है। आप बाकी इसमें परेशान नहीं होंगे, ग ग ग। और उसके बाद है च, फिर छ, ज, झ, ञ ञ ञ। ये ञ कैसे है, ये लगभग लगभग आपका इसके जैसा है। देखिए इन दो चीजों को याद रखें, ग और ञ ञ ञ। य के ऊपर मैंने अनुनासिक लगा दिया है उच्चारण को समझने के लिए। ये है नहीं जो मैंने कह रहा हूं, ये इनके जैसा इनका उच्चारण निकलता है। तो इस उच्चारण को इस प्रकार से आप करने का प्रयास करेंगे तो आपका उच्चारण सही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे टोटल 25 मैंने लिखा है। ये क्यों 25 लिखा, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है ये। और इन व्यंजनों में जो हमारी जीवा है वो मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग से जो है वो टकराती है। कभी दांतों से टकराती है जीवा, कभी मूर्धा से, कभी तालू से, और कभी मुख की ओर, लिप्स की ओर जो है हमारी जीवा दौड़ती है। इस कारण से इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये कुल मिलाकर के 25 हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो फिर आता है यो, रो, लो, वो। ये कुल 4 हैं। ये आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आगे बढ़ते, ये आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शे, श, से, ह। ये कुल 4 हैं। ये ऊष्म व्यंजन है। आपको पता है इनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की गर्म जो श्वास है, सांस है, वो हमारे मुख से निकलती है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन हैं तो बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारे हैं। कभी प के नीचे र मिलता है, कभी द के नीचे व मिलता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। तो वो सारे ही संयुक्त व्यंजन हैं, लेकिन ये 4 संयुक्त व्यंजन आपको कहीं ना कहीं पुस्तकों में मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको विद्वानों ने एक प्रकार से मान्यता दे दी है। मान्यता इसलिए दे दी है क्योंकि इनका प्रयोग ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो इनको छोटा करने के लिए ये इनको एक नया रूप दे दिया है, ताकि ज्यादा बिखरे ना हमारी भाषा। आपको पता है इंग्लिश यदि हम लिखते हैं तो स्वर और व्यंजन अलग अलग ही रहते हैं, और हिंदी भाषा में जो है स्वर और व्यंजन मिक्स भी हो जाते हैं और कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। मैं एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। आप एक नाम लें, जैसे मतलब मैं लिख देता हूं अमित। अमित आपको एक मैंने शब्द लिखा, अमित में अ स्वर है, आपको पता है, मैं में ई स्वर है, और तय में फिर ए स्वर है। यानी कि स्वर है कुल मिलाकर के 3, व्यंजन है कुल मिलाकर के 2। ठीक है, तो ए स्वतंत्र रूप से आया और यहां ई और अ ये व्यंजन के साथ मिक्स होकर के आए। इससे क्या हुआ, इससे जो है शब्द की लंबाई घट जाती है, और इंग्लिश में यदि हम लिखते हैं तो शब्द की लंबाई बढ़ती है। हमें यहाँ 3 ही देखिए वर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में AMIT हम 4 का प्रयोग करेंगे। मनोज हम लिखते हैं तो मनोज में MANOJ 5, लेकिन मैनोज मनोज 3। यानी कि लंबाई में कहीं ना कहीं हिंदी भाषा जो है वो समेट कर चलती है, वो थोड़ी सी छोटी रहती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर इसको सेंड करना बहुत मुश्किल होगा और ज़्यादा MB की हो जाएगी, आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने बात की अभी अभी जो है देखिए मैं हाँ जी, हमने बात की संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजनों में हम बात कर रहे थे कि ये क्षय 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 क्षय, कशय बोल लो इसको, कशय बोल के और फिर इसको जल्दी बोलना शुरू करो तो आप इसका सही उच्चारण कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क
हलंत है और श षटकोण, क और श, क और श से मिलकर के जो है, मैं देखिए आपको लिख कर दिखाता हूं, ये क और जमा ये श, इनके योग से बनता है हमारा क्ष। आपकी पुस्तक है तो आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो पुस्तक का जो उच्चारण है कोई हमारा क्ष। आपकी पुस्तक है तो आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो पुस्तक का जो उच्चारण है कोई क्षितिज करेगा, कोई कुछ करेगा, जबकि सही क्या है, क्षितिज, 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 क्षितिज। तो फिर आप इसको सीख जाएंगे। क्ष के बाद जो है फिर आपका आता है त्र। त्र मैंने जो लिखा है इसी प्रकार से आप लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटे, त हलंत प्लस र। इसके बाद हम अगले की बात करेंगे तो वो क्या है, जिसको हम अज्ञे बोल देते हैं, जय बोल देते हैं, जय बोल देते हैं। संस्कृत में जो है जय बोला जाता है, विज्ञान, ज्ञान ऐसे बोला जाता है, पर हिंदी में जो है हमने इसको परिवर्तित कर लिया है। और यहाँ जो है ध्यान रखेंगे आप, ये और इसका जो वर्ण विच्छेद है जय प्लस ऊपर जो आया था हमारा पंचम यूं, इनके योग से ज बना है। और फिर अंतिम जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो है श्र। श्र में क्या है, श हलंत प्लस र, इस प्रकार से श्र हो गया। ध्यान रखिए आगे, ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। ओके, इसके बाद ये नई चीज आ गई है आपके पास, ये अड़ और ढ, मुख सुख के कारण आगत व्यंजन 2। ये 2 मुख सुख के कारण आगत व्यंजन हैं। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें यहाँ हमें सिखाया जाता ट ठ ड ढ अण, और एक हमें सिखाया जाता था, ये अड़ सिखाया जाता था, और ये अण सिखाया जाता था, और ये क ख, यहाँ ये ड सिखाया जाता था, और ये यहाँ देखिए आप क ख ग घ अड़, ये अड़ सिखाया जाता था। और मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज नॉट अड़, ये क्या है, इंग, ये कहा मैंने आपको कि ये ग के ऊपर अनुनासिक के बराबर है नहीं ऐसा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये मुख सुख के कारण आए बेटा। हमने शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ कर बोलने का प्रयास किया। हमने जो शब्द जो है, देखिए लड़का शब्द था लड़का, उसको हमने लड़का बोलना शुरू कर दिया। शब्द था घड़ी, घड़ी हमने घड़ी बोलना शुरू कर दिया। शब्द था पड़ा, हमने पड़ा बोलना शुरू कर दिया। इस कारण से विद्वानों ने देखा कि भाई तो गड़बड़ी शुरू कर दी, गड़बड़ी शुरू कर दी, इसलिए उसके नीचे एक बिंदी लगा दी, जिसको नुक्ता भी कहा जाता है, जिसको संघर्ष चिन्ह भी कहा जाता है। इसके आगे देखिए ढ के नीचे बिंदी है, आपको याद होगा यदि आप ध्यान देंगे तो कि इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगी, शब्द की शुरुआत नहीं होगी इनसे, ये शब्द की शुरुआत में कभी नहीं मिलेंगे आपको। परंतु यदि आप शब्द लिखते हैं ढक्कन, तो ढक्कन में तो क्या आएगा बेटे, ढक्कन में आएगा आपका ट ठ ड ढ, ढ कहाँ है, ये आएगा ढक्कन में। परंतु आप शब्द लिखेंगे पढ़, आप शब्द लिखेंगे पढ़ाई, ठीक है, आप शब्द लिखेंगे कढ़ाई, तो आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है, आप शब्द लिखेंगे कढ़ाई तो आपको कौन सा मिलेगा बेटे, ढ के नीचे बिंदी वाला मिलेगा। मुख सुख के कारण आगत व्यंजन 2। इसके बाद देखिए को, खो, गो, ज, फो, ये 5 हमारे फिर से आगत व्यंजन हैं, और ये आपके उर्दू फारसी से आ गए। कुल मिलाकर 5 हैं बेटे। काफी अंतर हो जाता है शब्दों के अर्थ में। क्यों, क्योंकि यदि हम एक शब्द जो है हम लिखें एक शब्द, देखिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं बेटे। हाँ, हम जो है एक शब्द लिखते हैं, ये शब्द आप बार बार देखेंगे, एक शब्द है जरा और एक शब्द है जरा, ये 2 शब्द हैं। इनमें देखिए कहाँ से आया, ये आया आपका यहाँ से जरा, ये जरा, इस जरा का अर्थ और इसका अर्थ एकदम बहुत अंतर है। इसका अर्थ है बेटे, नीचे वाले का जो अर्थ है वो है थोड़ा, ध्यान दीजिए, और इस जरा का अर्थ है बुढ़ापा। ठीक है, एक ये आपका बाग और एक जो है आपका ये बाग, ये आपका है लगाम बाग, और ये जो बाग है ये आपका बाग बगीचा है। इतना अंतर हो जाता है, देखिए दिन रात का अंतर है। इसी प्रकार से एक शब्द जो है वो है बेटे सागर, और इसी के साथ एक शब्द और है सागर। ये सागर जो है समुद्र है, परंतु ये जो संघर्ष चिन्ह वाला सागर है इसका अर्थ होता है प्याला। इसका अर्थ क्या है बेटे, प्याला। तो कितना अंतर हो जाता है, तो आप इनका प्रयोग ध्यान रखेंगे। हमारी जो भाषा है, अनेक दूसरी भाषाओं के शब्द जो हैं वो आ गए हैं, वो सम्मिलित हो गए हैं, और वो शब्द जो हैं काफ़ी इधर उधर अर्थ का
हव कर देते हैं। इस प्रकार से कुल 5 हमारे आगत व्यंजन हैं। और भी मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, परंतु समय कम लगाना है, इसीलिए मैं आपको लिमिटेड से बता रहा हूँ। जब स्कूल में क्लास लेंगे तो मैं आपको बाकी की बात बताऊंगा। इसके बाद देखिए आप, ये मैंने समराइज कर दिया है इस विषय को। स्वरों की संख्या बेटे 11। आगत स्वर कितने हैं? 1। आगत स्वर 1 है। अयुग्मा कितने बेटे? 2। खास बात क्या है? ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। व्यंजन कितने बेटे? 33। और आगत व्यंजन कितने बेटे? 2 + 5। अभी 2 हमने किए थे ये वाले, और 5 हमने किए हैं ये वाले। इस प्रकार से हो गई ये 7। तो कुल मिलाकर के यदि आप इनको काउंट करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाती है। 11 1 12 2 14 14 और 33 47 47 और 7 54 हो जाते हैं। परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि यदि इंग्लिश के अनुसार हम चलें, यदि दूसरी भाषाओं के अनुसार हम चलें और हम केवल मोटी सी बात कहें और कहीं भी जो है उस बात को हम लेकर के अड़ें, तो ध्यान रखेंगे कि वो 11 स्वर अड़ें तो ध्यान रखेंगे कि वो 11 स्वर और प्लस 33 हमारे व्यंजन हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी बनावट जो है अच्छी हो। आप सीधे लिखें, 90 के एंगल पर लिखें, जिससे आपका हस्तलेख सुधरेगा, आपकी लिखाई सुधरेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके मार्क्स अच्छे